Retail is an establishment for selling of the product in individual units to the final consumer for consumption. Retailers provide services to the consumer on one hand, and on the other hand serve producers and wholesalers. Former is known as primary retail role while the later referred to as secondary retail role. तो रिटेल फार्मेसी पे कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट अपना परचेज़ करते हैं यहाँ के। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग प्राइमरी रिटेल रोल कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी रिटेल रोल। वो सेकेंडरी रोल जो है उसको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी कहते हैं प्रोड्यूसर से जो डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो है प्राइमरी रोल प्राइमरी रिटेल रोल शो कर रहे हैं, और फिर जो फाइनल जो सेकेंडरी रिटेलर्स होते हैं, जो आप जिससे आप दवाई लेते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको पहुँचाते हैं, तो वो सेकेंडरी रोल प्ले जो है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट का होना फार्मेसी के अंदर ज़रूरी है, और फार्मासिस्ट जो फार्मेसिस्ट के अंदर जो आपका फार्मासिस्ट है वो एक जिसे आप कहते हैं कि काउंसलिंग का रोल जो है, डिस्पेंसिंग ओटीसी डिस्पेंसिंग का रोल जो है वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट क्लिनिकल सर्विसेज जिसके अंदर काउंसलिंग है, कंसल्टेशन विद द फिजिशियन है, डेवलपिंग पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, प्रिस्क्रिप्शन रीफिलिंग की चीज़ें जो हैं, सारी रिटेल फार्मेसी के ऊपर जो है वो हो रही होती हैं। जहाँ तक पेशेंट काउंसलिंग की बात है तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है एक रिटेल फार्मासिस्ट का, और वो रिटेल फार्मासिस्ट जो है वो फिर डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन उसकी काउंसलिंग करता है रिगार्डिंग दी मेडिसिन, रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ द मेडिसिन, रिगार्डिंग अदर डिजीज़ एंड एलिमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी काउंसिल करता है कि विच मेडिसिन इज़ ईजी टू यूज़ एंड विच मेडिसिन इज़ ईजी टू परचेज, मीन उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो जनरल सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग दी रिटेल फार्मेसी। सबसे पहले टॉपिक जो आता हुआ था प्लानिंग फॉर अ रिटेल फार्मेसी। बिफोर मेंशनिंग बेसिक प्लानिंग डिटर्मिनेंट्स, इट इज़ वर्थ मॉनिटरिंग दैट समटाइम्स अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड वेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू और टू बाय एन एस्टैब्लिश्ड रिटेल फार्मेसी। There are several reasons for selling a pharmacy. Anyone want to sell the pharmacy due to its immigration, better opportunity elsewhere in location, relocating the location due to any reason, the pharmacy sale may be having difficulty being competitive or unsettled rental। जो बुक मैं तो ज़रा बुक से हटना चाहता हूँ, हट के थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ, फिर बुक की तरफ मैं आऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि जी सबसे पहले जब आप प्लान करते हो रिटेल फार्मेसी को, तो अगेन जैसे बुक कहती है आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन जो है वो आपके पास ये होती है कि आप कोई नई फार्मेसी इस्टेब्लिश करें, या कोई डिफरेंट फार्मेसीज जो हैं वो बिक रही होती हैं, सेल हो रही होती हैं, उनको भी आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। नाउ अब अगर आप इस तरफ जाते हैं कि जी कोई फार्मेसी जो है पहले से बनी हुई है और वो सेल हो रही है, तो और उसको आप परचेज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका 50-60% काम जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज आपको रेनोवेट नहीं करना पड़ता उसको एज, मतलब कुछ रेनोवेशन तो आपको करनी पड़ती है लेकिन ज़ीरो से रेनोवेशन स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। फिर वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर के लोग हैं वो भी आते जाते रहते हैं, लोगों को पता होता है, मतलब टू सम एक्सटेंट बिज़नेस स्टार्ट फॉर्म में होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो जो बंदा है, अगर कोई बिज़नेस चल रहा हो, जब तक कोई बिज़नेस चल रहा हो उसको कोई बंदा सेल नहीं करता, ठीक है। अगर 100 बिज़नेस जो हैं सेल होने के लिए आते हैं तो उसमें से 99 बिज़नेस ऐसे होते हैं जो फ्लॉप होते हैं। एक बिज़नेस कोई ऐसा होता है कोई बंदा मजबूरी में सेल कर रहा है, या आप समझें कि उसके पास पोटेंशियल बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन उसके पास पैसे नहीं है, ये व्हाट्सएवर वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या उस बिज़नेस के अंदर रिस्पांस में लोग पैसे वापस नहीं देते। बिज़नेस तो बहुत है लेकिन पैसे लेना एक बड़ा इशू बन गया है, या उसने कर्ज़ा लेके जो है वो काम शुरू किया था, वो कर्ज़ा चुकाना चाहता है, तो वो 1% लोगों के अंदर इशू आते हैं। रिमेनिंग तमाम लोगों के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि बिज़नेस रन ही नहीं हो रहा होता, किसी ना किसी वजह से कोई फिजिबिलिटी का इशू आता है। सबसे पहले ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 कि आपने कोई नई फार्मेसी शुरू करनी है, या पहले से जो फार्मेसी बनी हुई है अगर वो सेल हो रही है उसको आपने परचेज़ करना है। अच्छा, अगर वो सेल हो रही है तो आपने देखना है कि वो क्यों सेल हो रही है, कि आप 99% लोगों के अंदर आ रहे हैं, वो जो बंदा सेल कर रहा है वो 99% के अंदर आ रहा है या 1% के अंदर आ रहा है। अब जो 99% के अंदर अगर वो आ रहा है तो फिर आपने देखना, और आपने देखना ये है कि जी ठीक है वो नहीं चली थी, मैं इसको चला लूँगा, तो फिर आपने देखना है कि किस वजह से वो नहीं चली थी। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लोकेशन का इशू है वहाँ पे, या वहाँ पे कस्टमर नहीं आता, या वहाँ पे और कोई फार्मेसी बनी हुई है जिसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, तो आपने वो चीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चलता हूँ कि वहाँ पे कस्टमर नहीं आता, तो आपने देखना है कि वहाँ पे कस्टमर क्यों नहीं आता, क्या वहाँ पे कस्टमर है ही नहीं, या वहाँ पे कस्टमर गरीब है, या वहाँ पे जो कस्टमर आता है उसकी जो मेडिसिन है क्या आपने वो रखी हुई है अपने पास। अगर वो आपने नहीं रखी हुई थी तो भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, या जो पहले जो लोग चला रहे थे वो प्रॉपर कस्टमर को हैंडल ही नहीं कर सके, कस्टमर आता था लेकिन वो नहीं हैंडल कर सके। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो आपने उसको देखने हैं। फॉर मी इट इज़ ईजी टू स्टार्ट अ न्यू फार्मेसी देन
टू डेवलप अ प्रीवियसली ओन, जिसे कहते हैं कि पहले से एक फार्मेसी जो है वो बनी हुई थी, उसको दोबारा से रेनोवेट करके चलाना वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक नई बना लेना। ठीक है, तो मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं। इसके अलावा अगर आपने फिर भी बाइंग करनी है तो बुक में ये कहते हैं कि जी आपने देखना है कि जी को फेवरेबल प्राइस आपको मिल जाए तो आप बाय कर लें। उसकी लोकेशन, वैल्यू ऑफ लोकेशन एंड थस सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट ऑफ फाइंडिंग द राइट प्लेस। ऑब्वियसली अगर वो सेल इसलिए कर रहा है कि जगह ठीक नहीं थी तो फिर तो ये पॉइंट आपका फोर्थ हो जाता है कि ये राइट प्लेस पे थी तो आपको राइट प्लेस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिंक्ड है कि वो फार्मेसी वो बंदा किस वजह से सेल कर रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा फिर है फार्मेसी एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स कैन बी एवेल्युएटेड, प्रोडक्टेड एंड कंपेयर्ड विद अदर एग्जिस्टिंग फार्मेसीज। फिर ये भी है कि एबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट का इशू था वहाँ पे, या फार्मेसी की जगह का इशू था, या कोई और इशू था। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली दी पॉइंट्स आर लिंक्ड कि आपने वो फार्मेसी अगर परचेज करनी है तो आपने वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी वजह से प्रीवियस फार्मासिस्ट जो वहाँ पे था जो फ्लॉप हो गया, ये प्रीवियस बिजनेस में जो वहाँ पे था जो फ्लॉप हो गया, ताकि आप फ्लॉप ना हो। ठीक है जी, तो इसके अलावा द डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द बाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग फार्मेसी में बी मेंशन एज प्राइस में बी टू हाई ड्यू टू एनॉर्मस अप्रेजल ऑफ द बायर। द इन्वेंट्री में बी नियर टू एक्सपायर, इन्वेंट्री होता है एक्सपायर हो रही हो, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा हो, रेपुटेशन या इमेज जो है वो अच्छा ना हो फार्मेसी का। फिजिकल फैसिलिटीज़ फिक्सचर्स में नॉट बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन हैं जो लीगल हैं उनके अंदर वो फिक्सचर्स जो हैं प्रॉपरली वहाँ पे नहीं हैं। तो ये कुछ इशूज़ जो हैं ये इसके अंदर जो हैं वो आ सकते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉरगिविंग डिस्कशन दैट द ओपिनियन फॉर बाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग फार्मेसी मस्ट बी क्रिटिकली एवेल्युएटेड। मैंने भी आपको यही कहा कि जी फॉर मी, अगर मैं हूँ कि मुझे फार्मेसी बनानी हो तो आई सिंपली गो फॉर अ प्लेस जिसको मैं खुद से रेनोवेट कर सकूँ। रीज़न बिहाइंड इज़ दिस, बिकॉज अगर आप पहले से रेनोवेटेड फॉर्म में कोई फार्मेसी ले रहे हैं तो यू हैव टू बी क्वाइट श्योर कि वो फार्मेसी क्यों फ्लॉप हुई। अदरवाइज़ ये बहुत हद तक चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस जगह पे हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे उससे पहले कोई पेंट वाले लोग वहाँ पे काम करते थे, तो वो बकौल उस हमारे जो मालिक मकान है उसके कि जी वो 2 साल यहाँ पे रहे और 2 साल मुझे वो जेब से किराया दे के गए हैं, काम नहीं इस्टेब्लिश कर सके। फिर एक और बंदा वहाँ पे आया, उसने भी ऐसे 6 महीने किराया दिया, काम नहीं इस्टेब्लिश कर सका। अब हमने वो जगह ली थी, और वो जब हमने वो जगह ली तो वो डेड श्योर था कि बिज़नेस इनका भी नहीं चलना। ठीक है, और हाँ देर वॉज अ टाइम, देर वर सर्टन यू मे से देर वॉज अ टाइम जब हमें भी ये प्रॉब्लम आया, ये इशू आया कि शायद हम भी उसको जेब से पैसे दे रहे थे। लेकिन एक टाइम आया कि वो जगह जो है वो चल पड़ी, बिज़नेस चल पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले अगर वो लोग बिज़नेस नहीं चला सके तो वो जगह का इशू नहीं था, वो जगह का इशू नहीं था, वो इशू था उन बिजनेसेस का या उसके अलावा कोई भी और बिज़नेस का। तो अगर आप ये समझते हो कि जो प्रीवियसली आपको एक फार्मेसी जो मिल रही है और आपने वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें एवेलुएट की हुई हैं कि जी नहीं ये जगह बहुत अच्छी है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से फार्मेसी इस्टेब्लिश करता हूँ तो ये जगह आइडियल है, बाकी वहाँ पे कोई इशू है मे भी होता है इन्वेंट्री थोड़ी हो, पिछला बंदे के पास ज़्यादा पैसे ना हो, इन्वेंट्री थोड़ी हो, वो काउंसलिंग ना करता हो, ये अगर इश्यूज़ हैं तो ये आप पे डिपेंडेंट है, ये आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर जगह ही सेल्फ एक इशू है तो फिर उसका आप जो मर्ज़ी कर लो, फिर आप कस्टमर को कैटर नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट है जी, इट इज़ लॉन्च ऑफ रिटेल फार्मेसी रिक्वायर द कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। द प्लान इज नीडेड इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ रिटेल कैटेगरी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोकेशन डिस्कशन, फिजिकल फैसिलिटी, टाइप ऑफ लाइसेंसिंग, स्टाफिंग एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी टू बी ऑफर्ड। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, हम लोग आम तौर पे ये एज्यूम करते हैं कि जी फार्मेसी इस्टेब्लिश हो जाती है 20 लाख के अंदर, बिल्कुल हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ है। लेकिन जब बार बार मैं एक बात करता हूँ आपसे कि एक फार्मेसी जो कि आपने ख़ुद से इस्टेब्लिश करनी है, इसका नाम पहले लोगों ने नहीं सुना, उसकी सेल भी उस हिसाब से होगी। फिर है अगर आप किसी चेन फार्मेसी का नाम ले लेते हो, दो वो महंगा है, वो 60 70 80 लाख करीब जाता है विद इन्वेंट्री, वो महंगा है, फिर आपको एक प्रॉपर एक सेटअप बनाना पड़ता है, लेकिन उसकी डे वन से सेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये 20 लाख पे आप अगर सेल कर रहे हो 10,000 जो है डेली की, तो उस पर आप सेल कर रहे हो 1 लाख 1.5 लाख डेली की, तो वो उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये, और फिर प्लस ये जो लॉन्च है न्यू फार्मेसी की, यहाँ पे सही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आई है कि रिटेल कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो सारा कुछ जो है वो फिर वो लोग आपका मैनेज करते हैं, आप नहीं मैनेज करते। ठीक है, डे वन वो जो मेडिसिन जिस रेट पे सारी फार्मेसिस्ट को दे रहे हैं आपको भी उस रेट पे मिलेगी। वेर अगर आप अपनी फार्मेसी खुद से बनाते हो तो वहाँ पे आपको बहस करनी है बंदों के साथ, वहाँ पे आपको देखना है कि जी अब जो रेट क्या मिल रहा है, वहाँ पे आपको देखना, बंदा पहले तो लेके आना है आपने कि यार ये मैंने फार्मेसी बनाई, यहाँ आया करो मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिटेल सेटअप के ऊपर नहीं होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस
एटलीस्ट 50% का डिफरेंस होता है एक एक फार्मेसी, अच्छी फार्मेसी में और एक चेन फार्मेसी में। 50% ज़्यादा, या कि डबल होती है। मान लीजिए 20 लाख में हो रही है तो वो 40 में होगी। तो ऐसे कोई ऑप्शन तो है नहीं। आमतौर पे अच्छी फार्मेसी 35-40 लाख ले जाती है, तो फिर उसके मुकाबले पे चेन फार्मेसी जो है वो उससे बेहतर होती है, और वो 50-60-70 लाख में वो बनती है कम अज़ कम। फिर सिलेक्शन ऑफ रिटेल कैटेगरी। बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा ऑफ रिटेल फार्मेसी टू रियल बिजनेस, द ओनर मस्ट कंसिडर द फॉर्म्स ऑफ रिटेल टू बी अडॉप्टेड। The major forms of retail pharmacy may be individual pharmacy store, chain store, superstore and sole proprietary और partnership। तो ये चीज़ें भी जो मैंने भी बात आपसे की कि जब आपने बिज़नेस के अंदर आना होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद बिज़नेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक बिज़नेस हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिज़नेस स्टार्ट किया आपने से, आपके पास पैसे थे, लेकिन आपने स्टार्ट में कहा कि नहीं जी मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता, तो मैं स्टार्ट में थोड़े पैसे शुरू करूँगा। हाँ, लेकिन साल बाद 2 साल बाद आपके माइंड में एक बात है कि जब मैं ये काम सीख लूँगा तो फिर मैं चेन की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो फिर आप जगह ही वो ढूंढोगे जहाँ पे जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है चेन फार्मेसी की वो मीट होती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेन फार्मेसी कहती है कि जी आपकी जगह मेन रोड के ऊपर होनी चाहिए और उसका कवर्ड एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू में से 1000 स्क्वायर फुट होना चाहिए। से वो एग्जाम्पलीफाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन चलो इतना होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो जगह ऐसी ढूंढोगे कि कल को उसी जगह पर रहते हुए आप शिफ्ट कर सको, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये काम करोगे और उसके बाद आप कहते हो ठीक है जी मैंने सिर्फ आके देखना है, मैं 20 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना सामान रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जी मैं इस 20 लाख से कितनी सेल कर पाता हूँ। तो आप पूरी एफर्ट करते हो जनाब, आप एक सेल कर पाते हो। जब आप वो सेल करते हो तो पता ये लगता है कि जी आप कोई 20,000 डेली का आप सेल कर रहे हो 20 लाख लगा के। और आपने देख लिया कि इस एरिया के अंदर कस्टमर कैसे हैं, आपने सारा इतना काम किया और फिर एकदम, क्योंकि पैसे आपने सेव करके रखे हुए थे, आपने एकदम जो है किसी रिटेल फार्मेसी को, किसी चेन फार्मेसी को आपने कॉन्टेक्ट किया और उसका नाम ले लिया। अब ये जो 20% है ये प्लस उस चेन फार्मेसी के लोग जो पहले उसके साथ जुड़े हुए थे वो आपके पास आ जाएंगे। तो अगर वो 50% जुड़े हुए थे तो अब आपके पास 70% पेशेंट कस्टमर होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके पास 50% होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको फिर हम कहते हैं कि हमें सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी जो है, ज़रूरी नहीं है कि आप डे वन ही कहोगे नहीं जी क्योंकि नबील साहब ने कहा था कि जी रिटेल फार्मेसी जो है वो चेन फार्मेसी ही अच्छी है तो हम चेन फार्मेसी के लिए 70-80 लाख रुपए लगाएं। नहीं, आप उसको पहले एक छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे एक एम होगा, एक प्लानिंग होगी, और आपने बाकी पैसे बचाने हैं और बचाने के बाद आपको एक बड़े उसके ऊपर जाना। ठीक है जी। इसके अंदर आ गई ही एग्जांपल है फाइनेंशियल सोर्सेज। अ प्रोस्पेक्टिव रिटेल फार्मेसी ओनर not has always the finances to launch a new business. Therefore, the finance must be secured from other resources. Decision regarding financial resources is critical factor. The possible sources may include family members, friends, loans from financial institutions. तो पैसे हमारे पास नहीं होते, वो आपने कैसे अरेंज करने हैं वो आप लोगों ने देखना है। फिर लोकेशन डिसीजन। द लोकेशन डिसीजन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, competitive retailers and vicinity of the hospital and medical practitioners. The two options for location may be freestanding or shopping center. Both of these locations have their own merits and demerits. आप नियर हॉस्पिटल ले सकते हो या शॉपिंग एरिया की तरफ ले सकते हो। नियर हॉस्पिटल लोगे जगह बहुत महंगी मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। किसी ऐसी जगह पे लेते हो जहाँ पे लोगों का आना बहुत ज़्यादा, लेकिन करीब हॉस्पिटल नहीं है, सेल कम होगी, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपने डिसाइड करना है। मेरे नज़दीक अगर मैं हूँ तो मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पे इनिशियली अगर जब बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो उसके अंदर मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कंपटीशन ज़ीरो हो, चाहे कस्टमर कम आए लेकिन कंपटीशन कम हो, चाहे सेल कम हो लेकिन कंपटीशन कम हो। अगर मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे सेल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे डे वन से एक बहुत बड़ी ह्यूज चंक के साथ जाना है बिज़नेस के अंदर, मीन्स बहुत बड़ी अमाउंट के साथ जाना है ताकि मैं अपने कंपटीटर को कम्पीट कर सकूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, कस्टमर तो बहुत है, अगर उसको मेरे पास दवाई नहीं मिलेगी, कस्टमर है वो प्रिस्क्रिप्शन फिल करवाने के लिए आता है विद 5 मेडिसिन, मैं उसको 3 देता हूँ, 2 है ही नहीं मेरे पास, तो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, वो उस फार्मेसी के पास जाएगा जिसके पास पाँचों की पाँचों अवेलेबल हैं। इसके मुकाबले पे अगर आप किसी ऐसी जगह पर रिव्यू फार्मेसी बनाते हो जहाँ पे कस्टमर आपके पास आता है
लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन के लिए आता है, 5 मेडिसिन लेके आता है, आप 3 भी नहीं 2 रिफ़िल कर सकते हो और बाकी से कहते हो कि शाम को आप ले लें, तो आप शाम को आपके पास आएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। और एक दफ़ा जब वो ऐसे 8-10 कस्टमर वापस जाएंगे ना, तो आप वो चीज़ें फिर अपने पास रखोगे, आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है। तो फॉर मी बीइंग एन एमेच्योर, अगर मैं ये काम करूँ तो इन दैट केस मैं हमेशा वो जगह चूज़ करूँ जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, 2 सेल काम है। ठीक है जी। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जगह चूज़ करते हैं। जैसे अब क्लिनिक्स है, आपकी यूनिवर्सिटी के सामने क्लिनिक्स ने आके वहाँ पे इतना बड़ा सेटअप बनाया, वो प्रोफेशनल था, उसने आके पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी और बाकी दोनों को मार दिया। ठीक है। वेयर एज अगर मैं हूँ तो मैं ऐसी जगह पे करूँ जहाँ पे कोई रिटेल फार्मेसी हो ही ना, ताकि कंपटीशन ना हो। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे लोकेशन डिसीजन के अंदर। ठीक है।